शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं वो वार्षिक परीक्षा में भी रिपीट होते हैं। और प्रश्न का ढंग क्या रहता है और प्रश्न किस प्रकार उसको हल करना है, सभी इसी पेपर में आपको आंसर की बताऊंगा। और इसके साथ साथ आपको इसी चैनल पे बहुत सारे मॉडल पेपर ला कर के भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिएगा इस पेपर की हम की देखते हैं। तो 10वीं क्लास की अर्धवार्षिक परीक्षा है और 2025-26 का ये पेपर है सामाजिक विज्ञान का। तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेगा। और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये आपको बताना है 8 अगस्त 1942 को। अब इसको हम कह सकते हैं अगस्त आंदोलन भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ यानी यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है बॉम्बे अधिवेशन में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ये इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से किसे एक नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है? तो नए युग का पहला प्रतीक है कपास को कहा गया है। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फूले हैं और ये पुस्तक है 1873 में लिखी गई थी। आगे देखिए हमारा चौथा प्रश्न कि लो एस्क किस प्रकार का संशोधन है? एक तो होता है नवीनीकरण और दूसरा होता है अनवीनीकरण। अनवीनीकरण का मतलब एक बार ये समाप्त होने के बाद हमें उस क्या नहीं कर सकते हैं, दोबारा उपयोग करने में, दोबारा बनाने में करोड़ वर्ष लग सकते हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ क्या होगा, अनवीनीकरण होगा। नवीनीकरण ये क्या होगा, गलत होगा। जैव भी गलत होगा, प्रभाव भी गलत होगा। अनवीनीकरण इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो ये आपको बताना है प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को। इसके साथ है आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हीराकुंड बांध बनाया गया कौन सी नदी? नदी का नाम बताना है। तो महानदी, महानदी है उड़ीसा में। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी रेशेदार फसल है? तो इनमें से रेशेदार फसल है जूट। जूट को रेशेदार फसल कहा जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? तो बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक क्या कहा जाता है, राजधानी कहा जाता है। भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों को पुनः संकलित किया गया है? तो इसमें 16 आपका आंसर राइट है होगा। इसके साथ साथ है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है कितना है? तो 1/3 भाग, 1/3। इसके साथ अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों का हिस्सा है। तो 16.6% है ये हिस्सा है किस जाति का? अनुसूचित जाति। इसके साथ है राजनीतिक दल को जो सरकार बनाता है उसे क्या कहलाता है? राजनीतिक दल जो सरकार बनाता है उस दल को क्या कहते हैं? तो सत्ताधारी दल कहते हैं। इसके साथ अगला प्रश्न है, दुनिया के अधिकांश समाज रहे, दुनिया का अधिकांश समाज है कौन सा प्रधान रहे, कि बल प्रधान रहा है या पुरुष प्रधान रहा है या महिला प्रधान? तो आपको इसमें राइट करना है पुरुष प्रधान। इसके साथ अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। इसके साथ है अगला प्रश्न है, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित है किया जाता है? तो किसी देश का विकास है किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है, कि प्रत्येक व्यक्ति एक देश के विकास में क्या करता है, योगदान। साक्षरता भी यानी क्या करता है, हाँ, देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है। और औसत साक्षरता भी है। तो इसका मतलब इसका सभी आंसर क्या होंगे, राइट होंगे। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? क्षेत्र आपको मैंने 10वीं क्लास में यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम ये सारे क्षेत्र पढ़े हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन सा है, ये पूछा गया है कि सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो वो है सेवा क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र कितना है, 40%। ऋण के औपचारिक स्रोत है शामिल नहीं है। ऋण की ध्यान रखना औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा निरुक्ता। इसके बाद भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम
लागू किया गया। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। तो लागू किया गया था ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो ये लागू हुआ था 1987 में। अब आप बोलोगे सर 1986 में इसका क्या हुआ था, तो मैं बता दूं कि 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यह क्या हुआ था, संसद द्वारा पारित हुआ था। यह संसद द्वारा क्या हुआ था, पारित हुआ था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ था 1987 में लागू हुआ था, ध्यान रखना ये। इसके बाद है अब 1900 है 1923 में 1923 में खालिस्तान ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इस स्थान में आएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इसके बाद है भाप के इंजन, भाप के इंजन का आविष्कार है किसने किया था, तो भाप के इंजन का आविष्कार है थॉमस निकोमेन ने किया था। और इसका नया रूप प्रदान करने के लिए जेम्स वॉट ने इसका क्या किया था, नया रूप प्रदान किया था। विशेष रूप से ध्यान रखना। 21वां प्रश्न है भारत के खालिस्तान राज्य में वनों का सर्वाधिक विस्तार है। तो भारत में एमपी में वनों का क्या है, सर्वाधिक विस्तार है। अब 22वां प्रश्न है कृषि एक है, सीधा सीधा है। आप जब क्रिया पढ़ते हैं, क्षेत्रक पढ़ते हैं, तो सेक्टर पढ़ते हैं, तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, तो प्राथमिक सीधा कृषि है, खनिज है, मछली पालन है या आकृत निषिद्ध है, यह आ जाता है। और द्वितीय में उद्योग आ जाएगा, तृतीय में सेवा क्षेत्र आ जाएगा। तो सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है कि कृषि एक है, प्राथमिक सेक्टर है, क्या हो जाएगा, प्राथमिक सेक्टर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है कि कृषि तथा एक दूसरे से पृथक नहीं है, क्योंकि कृषि में कच्चा माल है, कच्चा माल सीधा कहाँ जाता है, उद्योगों में, विनिर्मित होता है, विनिर्मित होकर के फिर बाजार में आता है। यानी कहने का मतलब यानी कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पृथक है नहीं है। तो 23 का आंसर हो जाएगा उद्योग। अगला 24वां प्रश्न हमारा रहेगा कि राजनीतिक दल के खालिस्तान प्रमुख हिस्से हैं। अब राजनीतिक दल के नेता भी हिस्सा होता है और इसका सक्रिय सदस्य होता है, यानी हम कार्यकर्ता के रूप में कहते हैं, वो भी इसका क्या होता है, हिस्सा होता है। और इसके अनुयायी भी क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। तो नेता है, सक्रिय सदस्य है, अनुयायी है, को भी ले सकते हैं। इसके बाद है अगला 25वां प्रश्न है। अब है आप 24% तक रेगिस्तान वाले और इसके साथ बहुविकल्प प्रश्न हैं, इनको महत्वपूर्ण समझ करके एक नहीं 2 बार, जितनी बार हो सके इस वीडियो को देखना, देख करके। और यदि आप अभी तक चैनल पर नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा से पहले पहले मैं इस चैनल पे मॉडल पेपर लाने की कोशिश करूँगा। इसके साथ और अन्य क्लासों का भी यहाँ पर है, मॉडल पेपर वगैरह हल कराए जाएंगे। आगे हमारा 25वां प्रश्न है मौद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो मौद्रण क्रांति यानी कह सकते हैं हम हस्त सफाई से धीरे धीरे किस ओर बदलाव हो रहा है, यांत्रिकरण। ये शॉर्टकट में हो सकता है, अब इसको यार बढ़ चढ़ के लिख सकते हो। सीधे सीधा मतलब है हस्त सफाई से यांत्रिकरण की ओर क्या होना, बदलाव आना। इसके बाद 26वां प्रश्न है यानी 26वां प्रश्न शासन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये शासन के 3 मुख्य घटक हैं। इसके बाद है 27वां प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के संस्था प्रधान कौन है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न हमारा लोकतंत्र से आप क्या जानते हैं। तो लोकतंत्र का सीधे सीधा मंत्र है, सीधे सीधा अर्थ है, मैंने 3 शब्द बताए थे, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, जनतंत्र है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाए गए शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है भारत में उपभोक्ता आंदोलन के 4 कारण बताइए, कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन हुआ था, उसके मुख्य कारण क्या है। तो सीधे सीधा आप लगा सकते हो कि उपभोक्ता का मतलब जो खर्च करने वाला, वह करने वाला, खरीद रहा है, खरीदने वाला आंदोलन कर रहा है, तो उसका कारण क्या है। तो आप मुझे बताओ, कोई वस्तु आप खरीदोगे, तो आप वस्तु खरीद करके कब आप किस उसके बारे में शिकायत करोगे। कहने का मतलब ये हो सकता है कि अनुचित व्यवहार किस में, व्यापार में। दूसरा है कि कानूनी सुरक्षा भी कह सकते हैं। तीसरा है कि जागरूकता में कमी, ये इसके कारण क्या हो रहा है, आंदोलन। अब ये लिख सकते हो। इसके बाद हमारा प्रश्न है 31वां, यानी सीधा सीधा प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसान की भूमिका है उसको स्पष्ट करो। यानी किसान की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन ने चल रहा था, तब किसानों ने करों को भुगतान करना से क्या कर दिया था, मना कर दिया था, यानी करों का भुगतान
नहीं किया था, तो इसने आंदोलन में किसानों ने क्या किया था, सहयोग किया था। और उसके बाद विरोध प्रदर्शन में खुला भाग लिया था लोगों ने। तो ये भी क्या कर रहे हैं, किसानों ने अहम भूमिका निभाई थी इस आंदोलन में। इस प्रकार और भी आप बढ़ चढ़ कर लिख सकते हो। यदि आपने चिंतन करके, मनन करके बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है तो आज के ऊपर बहुत सारे आप पॉइंट बना सकते हो। आगे है 32वां प्रश्न है कि भारत में मुद्रण से पहले पांडुलिपियों पर टिप्पणी लिखिए। हम सीधे सीधा कह सकते हैं पहले ताड़ के पत्ते हैं, हाथ से बने कागज पर क्या होता था, मुद्रण होता था। अब और भी कुछ लिख सकते हो बड़ा। अब आगे देखिए, अगला 33वां प्रश्न है कि औद्योगिकरण से भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में क्या बदलाव आए। तो औद्योगिकरण से ये हुआ कि हाथ से जो, यानी हाथ से जो कार्य कर रहा था उसमें परिवर्तन आ करके यानी मशीनीकरण हो गया सारा। और मशीनीकरण हुआ तो जो हाथ से हम कार्य करते थे उससे क्या हो गया था, बदलाव कैसे आ गया था कि हाथ से जब हम वस्तु का उत्पादन करते थे तो उसमें समय ज़्यादा लगता था, लेकिन जब मशीनीकरण हुआ तो उसमें क्या हुआ, यानी समय की कमी आ गई। कहने का मतलब यह है कि समय कम लगने शुरू हो गया और उत्पादन क्या हो गया, अधिक, कम समय में अधिक उत्पादन हो गया। किसके कारण, मशीनरी के कारण। आप देख सकते हो, इस प्रकार बहुत सारा लिख सकते हो। इसके बाद है अगला प्रश्न है हमारा 34वां कि भूमि निम्नीकरण को नियंत्रण करने के उपाय। पहला तो सीधे सीधा है, भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि के उत्पादन क्षमता में ह्रास होना। तो इसके नियंत्रण को हम क्या करना है, कम ही करना है। नियंत्रण करने के लिए उपाय बताना है कि भूमि में उत्पादन में ह्रास नहीं होना चाहिए। पहले तो अर्थ आना चाहिए शब्दों का, सीधा सीधा मतलब होना चाहिए कि यदि आप कक्षा में पढ़ रहे हो तो ह्रास शब्द का पहले अर्थ जानना जरूरी है। यदि आप प्रश्न पढ़ रहे हो, आपको अर्थ आ गया तो आप उसके ऊपर बढ़ चढ़ के लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ भूमि निम्नीकरण आ गया शब्द है, भूमि निम्नीकरण का मतलब हो गया सीधा सीधा कि उसकी उत्पादन क्षमता में, उसकी गुणवत्ता में कमी आना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या, अब नियंत्रण करने के उपाय बता रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वनों का क्या करेंगे, रोपण करेंगे। और भी लिख सकते हैं, जैसे पशुचारण खुला है तो वहाँ पर उस पर भी रोक लगाओगे, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण को कम किया जा सकता है। इस प्रकार आप बढ़ चढ़ कर इस पर लिख सकते हैं। यदि आपने बढ़ चढ़ करके अच्छा से सोच समझ करके इस प्रश्न को पढ़ा है, पहले प्रश्न को नहीं पढ़ा है, नए टॉपिक को पढ़ा है, तो इसका मतलब आप टॉपिक को पढ़ करके भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। प्रश्न की लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन उत्तर देने में, यानी कहने का मतलब एक ही उत्तर है होगा। अगला प्रश्न हमारा 35वां प्रश्न सीधा सीधा है कि जल संसाधन के प्रमुख स्रोत को संक्षेप में बताइए। सीधे सीधी बात है, जल स्रोत संसाधन के जितने भी स्रोत है उनका नाम लिखना है। अगला 37वां प्रश्न है, यानी जीविका कृषि की प्रमुख विशेषता है। यानी जीविका हम, यानी कहने का मतलब है, यानी दिन प्रतिदिन जनसंख्या वृद्धि होने के कारण भूमि के छोटे जोत हो गई और परिवार की आवश्यकता के लिए ही वो क्या कर पा रहे हैं, अनाजों का उत्पादन कर रहे हैं और पारंपरिक तकनीक का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों को क्या लेते हैं, सहयोग लेते हैं, सीधे सीधा मतलब है गठबंधन सरकार। इसके बाद 38वां प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष शासन से आप क्या समझते हैं। हमेशा आप सामाजिक विज्ञान किताब में जितने भी कोष्टक वाले दे रखे हैं, धर्मनिरपेक्षता है, सांप्रदायिकता है, वेरी इंपॉर्टेंट करके उन शब्दावली को बार बार आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहीं से प्रश्न आपको पूछा जाता है। अब धर्मनिरपेक्ष शासन से आप क्या समझते हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया कि राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेना, यानी किसी भी धर्म को मान करके आगे नहीं बढ़ना, सभी धर्मों को समान रूप से मान करके आगे बढ़ना। 39वां प्रश्न, नवीनीकरण गैर नवीनीकरण संसाधन से आप क्या, नवीनीकरण का मतलब हम दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं, गैर नवीनीकरण का मतलब अनवीनीकरण भी कर सकते हैं, दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो सीधी सीधी मतलब है अल्प बेरोजगारी, पश्चिम बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्र में हेतु कृषि क्यों महत्वपूर्ण है, आर्थिक गतिविधियों में बैंक की क्या भूमिका है, इसके साथ उदारवादी राष्ट्रवादी की विशेषता लिखिएगा। और इसके प्रश्न अथवा है वो भी सरल है, यूरोप में राष्ट्रवाद में सहायक प्रमुख कारकों को स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद है महाबंदी के कारणों को विस्तृत से, और हिटलर के बारे में लिखना, विश्व बैंक के बारे में, दोनों को
ऊपर आपको क्या करनी थी, टिप्पणी करनी थी। व्यष्टीकरण और उदारीकरण में आम लोगों को किस प्रकार प्रभावित किया जाता है या न्याय संगत है व्यष्टीकरण हेतु आप सुझाव दीजिए। इस पे आप बढ़ चढ़ के आप लिख सकते हैं। अब सीधा चलते हैं मानचित्र के ऊपर। निम्न को भारत के मानचित्र पर अंकित करो। यानी बेल्लारी है, कुद्रेमुख है, दुर्ग है, मयूरभंज है, बेलाडीला है। तो आप देख सकते हो ये रहा मयूरभंज, उसके बाद है दुर्ग, बेलाडीला और उसके बाद है कुद्रेमुख, ये रही पहाड़ियाँ कुद्रेमुख। इस प्रकार आप इस मानचित्र को कर सकते थे। ये देख सकते हो आप पूरा मानचित्र, और इसमें कौन कौन से वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद दूसरा मानचित्र हमारा आया था, वो है रानीगंज है, झरिया है, बोकारो है, तालचेर है, नवेली है। तो इसमें भी आप देख सकते हो नवेली है, ये रहा तमिलनाडु में, और इसके बाद तालचेर उड़ीसा में, और झरिया झारखंड में, बोकारो झारखंड में, रानीगंज पश्चिम बंगाल। इस प्रकार आप कर सकते हैं। इनका लोकेशन भी देख लीजिए कहाँ कहाँ है। ये कंप्लीट, ये देखिए नवेली तमिलनाडु। इसके बाद है तालचेर आया था, तो इसको सीधे सीधा आप किससे जोड़ सकते हो, उड़ीसा से। इसके बाद है सिंगरौली, इसको मध्य प्रदेश से। और इसके बाद झरिया है झारखंड में, ठीक है। उसके बाद है बोकारो आप सीधे सीधे आप देख सकते हो, बोकारो भी यहाँ उत्तरी झारखंड में स्थित है। उसके बाद रानीगंज ये है पश्चिम बंगाल, यानी कौन से घाट पे, पूरी घाट पे। इस प्रकार आप बिल्कुल सरल पेपर आया था। और यदि आप चैनल पे नहीं हो तो कहने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। आप बढ़ चढ़ करके परीक्षा में अच्छा परिणाम से उत्तीर्ण हो, अच्छे से मॉडल पेपर ला सको इस चैनल पे। और शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो पूरे देखिएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार नहीं 2 बार देखिएगा। बार बार अभ्यास करने से कुछ अच्छा ही सीखोगे। धन्यवाद।